Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Nargis. Today we are going to start cost of capital financial accounting. हम आज बुक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में दोनों में ही यूज होती है फ्रेंड्स। तो बुक्स है मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम की भी होती है और बीकॉम ऑनर्स में भी होती है। इसमें हम इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले करेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है WACC। इसका सेकंड नेम है फ्रेंड्स। इसमें हम कैपिटल के लिए बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमें कैपिटल कहाँ कहाँ से मिल सकती है, हमें जानते ही हैं, उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि एक तो हमारा होता है, हमने पढ़ा है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा हम कहाँ से ले सकते हैं, लोन, एंड तीसरा इशू डिबेंचर्स, एंड फोर्थ वन जो कि होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं कैपिटल, और इशू डिबेंचर्स कर सकते हैं, या फिर लोन ले सकते हैं किसी बैंक से, या फिर इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ से हम अपना कैपिटल बना सकते हैं। तो हम इसी को ही इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जो कि हमें WACC के रूप में जाना जाता है। तो उससे पहले हमें फ्रेंड्स एक फॉर्मेट देखना पड़ेगा, जो कि है हमें जैसे कि सेल्स दी हो अगर क्वेश्चन में XY, जो भी सेल्स दी हो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है। तो हमारा जो भी आता है वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन। ये एक फॉर्मेट है जो कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए मैं आपको ये पहले ही करवा देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन आएगा, और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो होगी ओपनिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम EBIT के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारे पास सेल्स थी, हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, जो कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसे हम EBIT के नाम से भी जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट लेस कर देंगे जितनी भी परसेंटेज होगी हमें गिवन। इसको लेस करने के बाद में जो हमारे पास आएगी वो होती है अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले जो अर्निंग है हमारे पास वो इसकी वैल्यू होगी फ्रेंड्स। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में फिर हम जब इंटरेस्ट टैक्स माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, इंटरेस्ट हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, अब हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स जो भी हमें एट द रेट गिवन होगा परसेंटेज में, वो हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। ये इसी का परसेंटेज होगा जो कि हमें EBT होता है, जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जो होता है उसी का परसेंटेज हम लेके माइनस करना होता है फ्रेंड्स टैक्स का। फिर जो आएगा हमारे पास वो होगा पेइंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद में जो वैल्यू बचेगी ये। इसके बाद में अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है और उसका कोई इंटरेस्ट देना है प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसका डिविडेंड देने का जो भी परसेंटेज में होगा वो हम देंगे फ्रेंड्स।
इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो होगा अवेलेबल शेयर होल्डर्स फंड्स, जो हमारा इक्विटी के लिए बचता है फ्रेंड्स, वो होगा हमारे पास। और इसके बाद में हम नंबर ऑफ इक्विटी से ही यूज़ करके इसका यूज़ करेंगे, जो कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेगा और ईपीएस निकलेगा, डीपीएस निकलेगा, इसी का प्रोफॉर्मे का यूज़ होगा। इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया है फ्रेंड्स। आप एक बार और देख लीजिए, ये एक प्रोफॉर्मा है, इसके बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर में आपको याद होगा जो भी हम इसको देते हैं वो डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे फ्रेंड्स। आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन करते जाइए फ्रेंड्स, एक एक करके। फर्स्ट फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम डिनोट करते हैं के ई से। के ई से कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिनोट होती है। तो जब हम के ई लिख देंगे फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड D1 होता है जो हम डिविडेंड पे करेंगे। डिविडेंड will be pay to next year, जो अगले साल हम डिविडेंड पे करेंगे वो। और D0 होता है हमारा डिविडेंड रिसेंटली पेड, जो हमने अभी रिसेंटली पे कर चुके हैं डिविडेंड, वो D0 होता है, और जो करेंगे वो D1 होता है फ्रेंड्स। तो D1 निकालने का फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस G। ये D निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अगर आपको D0 दिया हो और D1 गिवन ना हो तो आप इस फॉर्मूले से D1 निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे देखेंगे। P मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर। प्राइस ऑफ शेयर। G मतलब होता है ग्रोथ रेट, जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। अगर हमें ग्रोथ रेट गिवन नहीं होगी तो हमें ये सब गिवन होगा, जिसकी बेस पे हम ग्रोथ रेट भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम आगे देखेंगे। नोट कीजिए सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ लोन, जिसको हम के एल के रूप में भी दिखाते हैं। के डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ, और वो किसकी कॉस्ट होगी? ये लोन की है, और ये वाली इक्विटी की थी, इसलिए हमने ई लगाया था। इसमें लोन है इसलिए एल लग रहा है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला होगा के एल इजिकल टू में इंटरेस्ट। हम लोन में इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट देन 1 माइनस टैक्स, जो भी हमें टैक्स रेट गिवन होगा और टैक्स रेट ले देंगे 1 माइनस टैक्स रेट, जो भी गिवन होगा। और हमारा थर्ड है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जिसको हम के डी के रूप में डिनोट करते हैं। तो के डी का फॉर्मूला है फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, और दूसरे होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर के फॉर्मूले अलग अलग हैं फ्रेंड्स। तो हम के डी निकालेंगे अगर हमारा रिडीमेबल डिबेंचर्स होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट
1 माइनस टैक्स रेट जो भी होगा प्लस RV माइनस NV डिवाइड बाय N देन RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। और हमारा इररिडीमेबल डिबेंचर्स होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट देन NP। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब आप पूछेंगे ये RV क्या है। RV मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू एंड NP मतलब होता है नेट प्रोसेसिंग। NP मतलब होता है नेट प्रोसीड मतलब कि हमारी वैल्यू अगर फेस वैल्यू 100 थी और उसमें हमारा कुछ फ्लोटिंग चार्ज हो गया जो कि 6 है, या परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो हमारी नेट प्रोसीड हो गया 94। ये होता है हमारा नेट प्रोसीड। और RV मतलब रिडीमेबल वैल्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया। N मतलब होता है नंबर्स ऑफ ईयर्स, जो भी हमें ईयर्स गिवन होगा, जैसे कि 5 हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और इसमें इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट जो भी हमें टैक्स रेट गिवन होगा, और NP नेट प्रोसीड, जो कि मैंने आपको बता दिया नेट प्रोसीड क्या होती है। हमारा फ्लोटिंग चार्ज माइनस कर देंगे जो भी होगा, और जो हमारा बचेगा वो NP होगा, यानी कि नेट प्रोसीड होगा। तो हम इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट बचा हुआ है 4th वन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर की KP के रूप में डिनोट करते हैं, प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और KP भी 2 टाइप्स होती है फ्रेंड्स, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल। ये भी 2 टाइप्स होते हैं। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है फ्रेंड्स KP का। रिडीमेबल के लिए होता है, रिडीमेबल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डिविडेंड प्लस RV माइनस NP, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है RV और NP क्या होता है। देन RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है जो कि 100 से मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड्स। और इररिडीमेबल का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100। ये बहुत इजी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, और ये हर कोई कर लेता है फ्रेंड्स। रिडीमेबल का थोड़ा टफ पड़ जाता है, अगर आप एक बार याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि क्या। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत इजी है। तो हम इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे 5.1। एज्यूमिंग दैट द फर्म पेज टैक्स एट अ 30% रेट। तो हमें टैक्स रेट गिवन है 30%। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, 14.5% प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट पार। तो हमारे पास 14.5% इसके प्रेफरेंस शेयर हैं, और जो कि सोल्ड हो रहे हैं एट पार पर। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स, आप तब तक देखिए, मैं जब तक सॉल्व करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा 5.1 जो कि इलिस्ट्रेशन नंबर 5.1 है, इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का। तो उसका प्रेफरेंस KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें डिविडेंड गिवन है, हमारा फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, डिविडेंड डिवाइड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास डिविडेंड है 14.5 और हमारा 100 है, एंड देन एट पार पर है तो 100 पे ही है, तो 100 से 100 कैंसिल, देन हमारा आ गया है 14.5%। सिंपल।
एंड देन इसका सेकंड पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके सेकंड में है अ परपेचुअल बॉन्ड सोल्ड एट पार, कूपन रेट बीइंग 13.5, बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो हमें इसमें केडी निकालना है और केडी का ये सोल्ड एट पार पर है, यानी कि ये भी इरिडेबल डिबेंचर्स है। तो हमारे पास केडी निकालना है, इसमें बॉन्ड भी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारा इरिडेबल का है तो इसमें आएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स देन एनपी, ये है हमारा। और इंटरेस्ट है हमारा इसमें 13.5, 1 माइनस टैक्स रेट है 0.3, 13% है जो कि हमारा 0.3 हो जाएगा। एंड एनपी हमारा एट पार पर है तो हमारा 100, और हमारा 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, देन 13.5 और हमारा बचेगा 0.7, तो हमारा आएगा फ्रेंड्स 9.45%। ये हमारा केडी है, ये हमारा आ गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10-year 8% 1000 रुपीज पर बॉन्ड सोल्ड एट 950, यानी कि ये हमारा रिडीमेबल वाला डिबेंचर्स का आ गया, जो कि मैंने आपको बताया बॉन्ड भी एक डिबेंचर्स का ही पार्ट होता है। तो हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 8% पे दे रखा है हमारा, ओके। थर्ड पार्ट, तो हमारा केडी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो कि हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आर प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन, देन आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट रेट है हमारा इसमें 8%, हमारा जो कि हमारा हो जाएगा 8% का 1000 में 80, 1 माइनस टैक्स 0.3 प्लस आर वी हमारा होता है, आर वी हमें गिवन था उसमें 950, तो हमारा आर वी है उसमें 1000 रिमेंबर वैल्यू, एंड नेट प्रोसीड है हमारा 950 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 10, देन 1000 प्लस 950 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा था 80 0.7 प्लस 1000 में से 950 गया तो 50 डिवाइड बाय 10, 1000 एंड 950 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। देन इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई 0.7 विच इज 80 मल्टीप्लाई 0.7 विच इज 56 प्लस 5 बिकॉज 10 से 50 कटेगा 5, देन 950 को 2 से डिवाइड किया, 950 को 2 से डिवाइड किया, देन हमारा आएगा 975 मल्टीप्लाई बाय 100, देन ये हो गया 61, 975 मल्टीप्लाई बाय 100, 61 975 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आया है 6.25 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 6.26% लिखेंगे। 26%, 6.26% हमारा आ गया है केडी। तो हम ले देंगे केडी इजिकल टू में 6.26%। तो हम इसका
फोर्थ पार्ट देखेंगे फ्रेंड्स। अ कॉमन शेयर सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 120 एंड पेइंग अ करेंट डिविडेंड ऑफ 9 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 8%। तो हमारी सेलिंग प्राइस है मार्केट की 120 एंड पेइंग अ करेंट डिविडेंड 9 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो हमारा इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमें डिविडेंड गिवन है 9 जो कि करंट डिविडेंड है, एंड हमें जी गिवन है 8% ग्रोथ रेट के साथ, एंड 120 हमारा प्राइस है। तो हमें फोर्थ पार्ट में गिवन है P0 विच इज़ 120 मार्केट प्राइस है, एंड देन D0 विच इज़ 9 डिविडेंड है जो कि हम करेंटली पे कर रहे हैं। मैंने बताया था D0 वो होता है जो हमने करेंटली पेड करा हुआ होता है, और नेक्स्ट ईयर जो हम पे करेंगे वो D1 होता है फ्रेंड्स। एंड हमारे पास जी है 8%। तो हमें KE निकालना है, और KE का फॉर्मूला होता है D1 P0 प्लस G, ये होता है फ्रेंड्स। हमें इसके लिए D1 की ज़रूरत है, और D1 मैंने आपको बताया था, D1 निकलता है D0 1 प्लस G। तो हमारे पास D0 कितना है 9, एंड देन 1 प्लस G है 8% 0.08। तो हमारे पास आएगा 9 1 प्लस 0.8, ये आ गया हमारे पास। तो हमारा D1 आ जाएगा 9.72। हमारे पास D1 है हमारा, और हमारे पास जब D1 की वैल्यू पता चल गई है फ्रेंड्स, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। D1 है हमारा 9.72 और P0 है 120 प्लस 8, हमारा G है 0.08, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है फ्रेंड्स, तो 0.08। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइड बाय 120 विच इज़ 0.081 प्लस 0.08 प्लस 0.08 विच इज़ 0.161।